हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया दो चीजें, मैटर और रेडिएशन। रेडिएशन के पास जो नेचर है उसको बोलते हैं वेव नेचर, जिससे वो अपना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ये सब अलग अलग फिनोमिनन होते हैं। और जो मैटर है जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं, जिसके पास मास होता है, मोमेंटम होता है, फोर्स होता है, ये सब चीज़ें। और पहले ये दोनों अलग अलग थी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता चला कि जो रेडिएशन है, जो वेव नेचर है, वो उस टाइम पे पार्टिकल नेचर बन गया। मतलब वेव नेचर तो है ही रेडिएशन, और वो पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव कर रहा है। मतलब यूनिवर्स में दो फंडामेंटल चीजें हैं, रेडिएशन और मैटर। रेडिएशन का नेचर होता है वेव नेचर, रेडिएशन का वेव नेचर, और मैटर का होता है पार्टिकल नेचर। तो रेडिएशन का वेव नेचर तो था ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये भी पता चला कि रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी एक्वायर कर सकती है। मतलब रेडिएशन के पास तो दोनों नेचर हो गए, वेव नेचर भी हो गया, पार्टिकल नेचर भी हो गया। तो सेम थिंग, सामने जो मैटर है, जो ओनली पार्टिकल है, तो सिंपल बात है वो भी तो कभी कभी वेव नेचर दिखाएगा। इक्वलिटी तो दोनों में होगी ही। तब एक साइंटिस्ट था, डी ब्रॉगली, नाम सुना है कभी? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली argued that if radiation behaves like a particle in some circumstances, then also matter which is in particle form may also behave like a wave in some circumstances. Behave like a wave in some circumstances. समझ में आया बेटा बात? रेडिएशन अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो सिंपल बात है जो पार्टिकल है एक्चुअल में, यानी मैटर है, वो भी कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस में वेव की तरह बिहेव करेगा, जिसका आर्गुमेंट है। फिर इसने बताया, इफ पार्टिकल behaves like a wave behaves like a wave then its wavelength is given by, उसकी वेवलेंथ कैसे देंगे? तो वेवलेंथ लिखेंगे लेमड़ा इज इक्वल टू इट्स h अपॉन p, या p, या फिर लिखेंगे लेमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये भी फॉर्मूला तुमने शायद पहले पढ़ा होगा। Yes, sir. हाँ सर। फिर इसमें the energy associated with wave nature of particle, तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, के इक्वल फॉर्मूला है पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला बेसिक क्या होती है? हाफ एम स्क्वायर होती है। अगर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो पी स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से पी को सब्जेक्ट बनाऊं तो पी क्या मिलेगा? h बाय लेमड़ा। ये यहाँ डाल देंगे तो के क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर या एच स्क्वायर बाय लेमड़ा स्क्वायर। अगर मैं लेमड़ा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दूं क्या मिलेगा? रूट कर दे तो लेमड़ा क्या मिलेगा? समझ में आई बेटा बात? तो लेमड़ा जो होगा वेवलेंथ पार्टिकल की, उसकी फॉर्मूला कैसे डिपेंड करेगी? रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब लिख सकते हैं लेमड़ा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बाद एक और साइंटिस्ट आया, शायद तुमने पढ़ा होगा, नाम हाइजेनबर्ग्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कभी? हाँ सर। Yes, sir. उसने क्या बताया? हाइजेनबर्ग suggests that if particle is behave like a wave, then the measurement of its position and its momentum then the measurements of its position and momentum cannot then its position and momentum cannot be measured accurate simultaneously. मतलब कि अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम हम लोग साथ में मेजर एक्यूरेटली नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है। If the uncertainty in position is delta x and in momentum is delta p, then ये समझो जो अनसर्टेनिटी पोजीशन में डेल्टा एक्स है और मोमेंटम में डेल्टा पी है, तो उस वक्त डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन होगा h अपॉन 2π से। वैसे h अपॉन 2π को हम h कट भी बोलते हैं, यानी h कट यानी क्या होता है, h के ऊपर कट लगाना, इट्स कॉल्ड h अपॉन 2π। मतलब हम लोग एक साथ पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। मतलब जब भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो हमें सर्टेनिटी के हिसाब से या तो मोमेंटम मिलेगा या तो पोजीशन मिलेगी, दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं। समझ में आया बेटा बात? क्लियर? और दूसरा, ये जो डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दी थी ना h अपॉन mv वाली, ये सिर्फ अप्लाई होती है स्मॉल पार्टिकल्स पे, क्योंकि अगर पार्टिकल बढ़ा लेंगे तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ने से लेमड़ा बहुत छोटा होता है, लेमड़ा बहुत छोटा मेजरेबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होगा h के पावर में 10⁻⁻34 आता है, पता है सबको? h के पावर में क्या आता है? 10⁻⁻34। नीचे मास है, अब मास सपोज करो 100 kg ले ले, वेलोसिटी समझो 1 मीटर पर सेकंड ले ले, जो वेलोसिटी तो 1 है, मास समझो 100 kg ले ले, तो 100 kg यानी 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻², तो -34 और -2 क्या बन जाएगा? -36, तो 10⁻⁻36 होगा लेमड़ा। समझ में बेटा बात? हाँ सर। तो Yes, sir. 36 लेमड़ा मेजरेबल नहीं है। लेकिन अगर वही मास में इलेक्ट्रॉन का ले लूं तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 10⁻31। अब 10⁻31 ऊपर जाएगा तो 31, h होता है 10 to the power 30.
-34 प्लस 31 तो ये हो जाएगा 10⁻³ तो वो मेजरेबल है, वो मिलीमीटर में आएगा। मीनिंग क्या हुई कि ये फॉर्मूला कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा वो सिर्फ अभी तक कहाँ पे एप्लीकेबल है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स पे, लार्ज पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। आई बात समझ में बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये डी ब्रोगली की आर्ग्यूमेंट है और इसका सजेशन है, मतलब ये लॉज नहीं है। तो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट और था, डेविसन एंड गर्मर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग करवाया। स्कैटरिंग जो प्रोसेस है वो वेव्स का होता है, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन का भी स्कैटरिंग करवाया, तब डी ब्रोगली का जो सजेशन था या आर्ग्यूमेंट थी वो क्या थी, सही थी कि हाँ पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली लेमड़ा फाइंड की, तो वो लेमड़ा और डी ब्रोगली की थियोरेटिकल लेमड़ा मैच कर गई, तब डी ब्रोगली की बात सही निकली भी हाँ पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लार्ज पार्टिकल पे एप्लीकेबल नहीं है। तो डी ब्रोगली वैल्यूज याद रखना, लार्ज पार्टिकल पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, स्मॉल पार्टिकल्स पे। गॉट इट? चलिए लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।